जी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अ सिस्टम हैज़ अ यूजफुल पावर आउटपुट एंड वेस्टेड पावर ऑफ 16 वॉट। यानी ये हुई हमारे पास यूज़फुल और ये हो गई वेस्ट। हमें पता होना चाहिए कि जो इनपुट पावर होती है, इनपुट पावर आउटपुट पावर और वेस्ट पावर का सम होती है। हमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला हमें पता है। एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है, यूज़फुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर। ये भी पावर, ये भी पावर, ठीक है, लिख लीजिएगा कंप्लीट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूज़फुल कितनी है, हमें दी हुई है, कितनी है 4 वॉट, तो हम लिखेंगे 4.0। टोटल इनपुट जैसे मैंने पहले बताया कि जो वेस्ट हो जाती है और जो आउटपुट होती है उसका सम होती है। ऑब्वियसली बात है, 4 + 16 20 मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी को हम किस में लेते हैं, परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों साइड पे कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 4 / 20 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17। अ पैराशूटिस्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। नीचे आ रहा है ग्राउंड की तरफ कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। रेट का लफ्ज़ जब भी आए मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम एट विच शी इज़ लूजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ आर। यानी वो जो रेट है उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका रेट, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज़ इक्वल टू आर। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी। मैस आपने निकालना है पैराशूटिस्ट का, मैस हमने फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, रेट है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी इसी बात को हम यूँ लिख सकते हैं mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही r इज़ इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, mg। अच्छा, हमें ये बात पता है, वैसे हम ये जानते हैं v इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यानी v मल्टीप्लाई बाय t इज़ इक्वल टू d मीन्स डिस्टेंस। यानी यहाँ पर हम देखना चाहें यही डिस्टेंस किसके इक्वल है, हाइट के। तो मैं डी की जगह क्या लिखूँगा, h लिख लूँगा, v मल्टीप्लाई बाय t। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, h की जगह पर हम यहाँ पर कुछ पुट करने जा रहे हैं, v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय t। यानी डिस्टेंस की बजाय मैंने vt लिख दिया है यहाँ पर, t से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नेक्स्ट बचेगा, r इज़ इक्वल्स टू mgv। हमें क्या निकालना है, मैस निकालना है। तो मैस को सब्जेक्ट बना लेते हैं हम, m इज़ इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय gv। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा, एक कॉपर वायर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान करना है मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, ठीक है। इज स्ट्रेच्ड विद इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाय अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 430 न्यूटन्स। यंग मॉडुलस हमें दिया हुआ है गीगा पास्कल के अंदर। स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेन का बारे में हम पढ़ा हुआ है, यहाँ पर उसने खाली स्ट्रेन के बारे में पूछा है। अक्सर क्वेश्चन में से स्ट्रेन एनर्जी के भी आते हैं, उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। देखें, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, स्ट्रेन निकालना है, हमें सबसे पहले यंग मॉडुलस का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है जी,
यंग मॉडुलस का फार्मूला, यंग मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन को बनाएं सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये स्ट्रेस है, ये हमारे पास स्ट्रेन है। तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये ऊपर ले जाएं, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, अगले स्टेप में स्ट्रेन जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ई। सिंपल आप इसको यूँ लिख सकते हैं। अच्छा, हमें ये बात बार बार पढ़ी है, जो एरिया होता है, क्योंकि अगर एक वायर है उसका है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात दोनों में, दो चैप्टर्स में, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ये वायर की शेप इस तरह होती है। तो उसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते हैं जो कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एरिया में वही पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या हुआ, 1.6 mm, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आर लिखना चाहूँ तो वो d/2 लिखूँगा, डायमीटर का हाफ, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। मीटर्स के अंदर ये बात चल रही है, ये हमें क्या मिल जाएगा, आर। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है। ये स्ट्रेन हो गया। फोर्स की वैल्यू हमें कितनी दी है, 430। नीचे हम बात कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख दूँ साइड पर पाई आर स्क्वायर, और ये क्या आएगा 3.14, और यहाँ हमने आर निकाला है, ये रहा इसकी वैल्यू, ये वाली ये आर है। तो आप क्या लिखेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ये है आर, उसके साथ लेना है स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास एरिया, जिसको हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3.14 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, इसका होल का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ई की वैल्यू हमें दी हुई है 130, बट गीगा पास्कल में है। तो गीगा मतलब 10⁻⁹। तो ये आप इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ को। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, यू विल गेट 1.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये हमारे पास आ गया स्ट्रेन। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, यस, ऑप्शन सी जी। 18 के बाद अब चलते हैं 19 के ऊपर। हमारे पास एक सिलेंडर की बात की गई है, उसकी जो लेंथ है वो L है। अच्छा, जब फोर्सेस अप्लाई की गई, फोर्सेस अप्लाई की गई, ज़ाहिर है इसकी जो लेंथ होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पहले L थी, अब कितनी हो गई, 0.6 L। ठीक है, और जब हमने जो है वो फोर्सेस रिमूव कर दी तो हमें उसकी लेंथ 0.8 L मिली, यानी वो अपनी ओरिजिनल लेंथ वापस गेन नहीं कर सका। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये बात समझ आती है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। यानी इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो गई होगी, जिसकी वजह से अब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आया। ठीक है, इलास्टिसिटी थी उसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, और क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आया तो इलास्टिक के साथ साथ
प्लास्टिक भी होगा। मतलब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन ना कर सके, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है वो क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है उसके अंदर। इलास्टिसिटी तो ऑलरेडी है, अब इसका मतलब क्या होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से ओरिजिनल लेंथ नहीं मिल रही। अगर विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाता, फिर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इलास्टिक वाली बनती। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों ऑप्शंस होंगे, इलास्टिक भी और प्लास्टिक भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात की गई है, वेव है, साउंड वेव ट्रैवल्स थ्रू एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट। ग्राफ हमें दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का, एक सिंगल पार्टिकल के हवाले से बात की गई है। अच्छा, हमें ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्या पता चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट हमें उसकी जो है वो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या हम क्या कह सकते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका ग्रेडियंट हमें स्पीड दे देता है। और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। जो v के साथ होगा, यानी अगर v बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, v कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें कि यानी कि इसका ग्रेडियंट हमें वेलोसिटी देगा, या हम अगर कहें तो स्पीड देगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये इसके टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। पीक पॉइंट्स पर टेंजेंट यूँ होगा, ये रहे टेंजेंट, ये रहे टेंजेंट और ये रहे टेंजेंट। इसका मतलब ये है, ये हम बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें अगर वेलोसिटी देता है तो हमें ये टेंजेंट ज़रा हिंट देता है, ये बताता है कि वेलोसिटी कहाँ पर ज़ीरो होगी, क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का ग्रेडियंट लेना होता है। यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा, यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा और यहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा। जहाँ जहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी वहाँ पर ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है, अगर मैं कहूँ कि 0 से 2t तक जाएं तो कितनी मरतबा वेलोसिटी ज़ीरो हुई, 1 2 3 4 5 टाइम्स वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, 5 टाइम्स ज़ीरो हो गई, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक बात ये, दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है। ये दूसरी बात बताइए, ज़रा इंपॉर्टेंट है, देखें, वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इसका मतलब बिल्कुल स्टार्ट में वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर हम ए ऑप्शन की तरफ जाएँ तो टाइम t ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ठीक है, नहीं दिखाई। हमने वो ढूंढना है पहले तो कि जिसमें टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो दिखाई गई हो। अब हम देखें ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत नज़र आ रहा है, ये भी गलत नज़र आ रहा है। अब रह गए ये दो, बी और डी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर भी स्टार्ट ज़ीरो से हो रहा है, यहाँ भी ज़ीरो से हो रहा है, लेकिन हमने देखना है 0 से 2t तक कितनी दफ़ा v0 है, 5 टाइम्स ज़ीरो है। अगर आप यहाँ पर देखें 0 से 2t तक 3 टाइम्स जो है वो ज़ीरो है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। यहाँ देखें आप, टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो पर वेलोसिटी ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और देखते हैं 2t तक कितनी मरतबा वेलोसिटी ज़ीरो यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5। सो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गई। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है
जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। आज इसमें हम कोशिश करेंगे कि कोई आसान तरीका ढूंढें जिसमें हम पार्टिकल्स की मोशन, ज़ाहिर है उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, उसका हम आइडिया लगा सकें। पहली बात तो ये आप ध्यान कर लें कि एनर्जी किस तरफ जा रही है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अ वेव ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, PQRS जैसे मेंशन किए हुए हैं, PQRS। ठीक है, 4 पार्टिकल्स दिखाए गए हैं ऑफ वाटर ऑन द सरफेस। डायग्राम में हमें बताया गया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स किसी इंस्टेंट के ऊपर। ठीक है, अब उसमें ये बताया डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव, ठीक है, वो लेफ़्ट टू राइट है। अब इसमें करना क्या है, हमें ये बताना है कि इन 4 पार्टिकल्स में से कौन से 2 पार्टिकल्स हैं जो कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये जज करना मुश्किल होता है। इसको देखते हैं हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, अगर एनर्जी राइट साइड पर जा रही हो तो आप क्या करें, आप अपनी फिंगर को क्या करें, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना शुरू करें। यानी अगर देखें एनर्जी यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो आप अपने फिंगर को राइट टू लेफ़्ट लेके जाएं। यानी आप इस तरफ लेके जाएं अगर, तो ये देखें, ये फिंगर को अगर मैं यूँ लेके जाऊँ, ये यूँ लेके जा रहा हूँ, फिंगर को यूँ लेके जाता हूँ, तो आप ही देखें कि सपोज़ करें कि मैं इसी पॉइंट से शुरू करता हूँ। अब देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब है ये सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है ये सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की। ठीक है, अब पीक पॉइंट के बाद, इस पीक पॉइंट की बात मैं बाद में करता हूँ, यहाँ से वापस आने की बात करते हैं। अब ये देखें कि ये आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, इसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि आपकी फिंगर नीचे की तरफ आ रही है। और इसमें भी देखें, अगर आप ये यूँ आगे मूव करते जा रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें क्या होगा, पीक पॉइंट की बात दोबारा यहाँ पर मैं बाद में करता हूँ। इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि आपकी फिंगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद आप फिंगर को ये यूँ ऊपर लेके जाते जाएं, इसका मतलब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर क्या करें, पार्टिकल क्या होंगे, ज़ाहिर है इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे। समझ आ रही होगी आपको, हैं। और दूसरी बात जो मैंने पी के हवाले से बात की है, याद रखें जो पीक पॉइंट्स होते हैं वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करते होते हैं। ये लें जी, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो पीक वाला पॉइंट है वो क्या होगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब देखते हैं, अब ज़रा हमें समझ आ गई क्या मैंने बात बताई। एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जा रही हो तो आप अपनी फिंगर को राइट टू लेफ़्ट यानी रिवर्स्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये पार्टिकल्स कहाँ जा रहे होते हैं। अब देखते हैं 2 पार्टिकल्स के बारे में कहा है, अपवर्ड्स के बारे में। अब आप ख़ुद देखें कि निशानी क्या रखनी है आपने। पीक पॉइंट्स क्या होते हैं, वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। पीक पॉइंट्स होते हैं मेन पोजीशन की तरफ जा रहे होते हैं। अब पहले चलें हम यहाँ से पी से शुरू कर लेते हैं। पी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो हमने इसको नहीं लेना, अपवर्ड की बात करनी है। ठीक है, ये पार्टिकल है, क्यू पार्टिकल है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, एक क्यू पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पी की बात हो गई, क्यू की बात हो गई, आर की बात करते हैं। आर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एस है, एस की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है। तो ये हमारे पास क्यू एंड एस जो है वो क्या हैं, 2 पार्टिकल्स हैं जो अपवर्ड्स जा रहे हैं। तो ये इसका बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी मैं ये क्वेश्चन टेस्ट में देता हूँ या हम इसको प्रैक्टिस के लिए देते हैं तो मोस्टली बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो आसान तरीका आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको ये बात पहली मरतबा सुनते हुए ना समझ आए तो आप इसको बार बार सुने। ठीक।
ठीक है। फिंगर को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा के दें, उससे जहाँ जहाँ फिंगर, अगर फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, फिंगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो पोर्शन, वो पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। पीक का मैंने बता दिया आपको, पीक जहाँ मर्जी हो उसने मीन की तरफ जाना होता है। तो इस बात को बार बार सुने, आपको ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास क्या है जी, बात की गई है कि एक लाउड स्पीकर है, वो एमिट कर रहा है साउंड को, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, एफ एस वो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की जो ओरिजिनल होती है, ठीक है। अब उस लाउड स्पीकर को आपने क्या किया, अटैच कर दिया कार के साथ, दैट मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और हमेशा याद रखना है जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो स्टेशनरी ही होगा। तो हमें ये बात पता है कि अगर कोई कार है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है जो साउंड को एमिट कर रहा है, ठीक है, इस तरफ भी जो है वो, और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो हमें फार्मूला तो वैसे भी पता है कि एफ़ नॉट जो ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ एस वी डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस एक जनरल फार्मूला है। और हमें पता है कि अगर सोर्स वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रही हो, टुवर्ड्स जा रही हो, तो हमें इसमें से नेगेटिव वाली ऑप्शन की तरफ जाना होता है। हमें पता है कि जब टुवर्ड्स जा रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑब्ज़र्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा फील होती है। किससे, इसका मतलब ये है इस टाइम पे ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंड की उससे ग्रेटर फील होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी मिल रही है, अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन एफ एस एंड इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन नज़र आ गया। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम इज़ करेक्ट। अच्छा जी, इसमें हमें ये सिंपल सी बात पूछी गई है, क्योंकि वेव की बात है तो हमें फार्मूला भी पता होना चाहिए कि v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, f इज़ इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा। तो यहाँ से पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक हो गया। तो हमें सिंपल सी बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि बी ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव। तो ज़ाहिर है जब हमें सीधी बात मिल रही है तो बाकी ऑप्शंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 24 जी, इसमें हमारे पास से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है उसका हमने ख्याल रखना है जी। इसमें क्या पता होना चाहिए, एक तो ये आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो पोलराइजेशन से आया है। इसमें आपने ज़रा ध्यान से आगे चलना है। अक्सर क्वेश्चंस बच्चे जब इसके करते हैं तो उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आती है। देखिए जी, हमारे पास इस जैसे डायग्राम दिखाया गया, डायग्राम में देखिए ट्रांसमिशन एक्सिस, ये हमें बताया गया ट्रांसमिशन एक्सिस है वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपने भेजी। हमारे पास जो है वो दो हमारे पास पोलराइज्ड जो है वो लाइट्स मिलेंगी, यानी एक यहाँ से वेव जब आएगी एक फ़िल्टर मिलेगा, ये यहाँ इसके बाद क्या है कुछ हिस्सा मिलेगा, फिर उसके बाद जो है दूसरा फ़िल्टर लगा हुआ है उससे भी लाइट फ़िल्टर होने के बाद यहाँ मिलेगी। जो आप भेजते होते हैं वो इंसिडेंट वेव होती है और उसकी इंटेंसिटी आई नॉट होगी। पहले फ़िल्टर से, पोलराइजिंग फ़िल्टर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो फ़र्क पड़ेगा तो जिसकी वजह से हम इंटेंसिटी का नाम डिफरेंट रख लेते हैं। पहले आई नॉट रखा, फिर आई वन रखा, दूसरे फ़िल्टर से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई,
I2 हो जाएगी। ठीक हो गया, I2। अब मैंने कुछ चीज़ें पहले बताई हुई हैं, तो जिन्होंने पहले नहीं सुना हुआ तो ज़रा सुन लें। ये इनिशियल है और अल्टीमेटली एंड पर दो फिल्टर्स के बाद जो मिल गई ये फाइनल है। पहले मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, मोलिस लॉ। मोलिस लॉ क्या कहता है हमें, उसमें हमें ये बात पता है कि I इज़ इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। यानी ये जो I होता है ये ट्रांसमिट होने वाली होती है। यानी जैसे आप यहाँ देखें, ये आपने भेजी और इसमें से पास होने के बाद ज़ाहिर है कुछ ब्लॉक हुई होगी, रुकी होगी, और जो आगे निकल गई होगी ये आगे निकल गई है, ये हमारे पास ट्रांसमिटेड है। तो याद रखना है मोलिस लॉ में ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर वैल्यू लिखी होती है ये ट्रांसमिटेड होती है, जो आगे निकल जाती है। तो ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, I0 cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि इसमें रेशो की शक्ल में लिखा जाए इंटेंसिटी को, तो IT डिवाइडेड बाय I0 इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये आपको बात समझ आनी चाहिए, ये बेसिक बात बताइए। अब यहाँ पर चलते हैं। अब ये देखें कि इसमें लिखा किस तरह से जाता है। जो मिलती है उसे ऊपर रखा जाता है, जो भेजी जाती है उसको नीचे रखा जाता है। यानी ये इंसिडेंट हुई, ये ट्रांसमिटेड हुई। ट्रांसमिटेड वो जो हमें मिल रही होती है, तो जो मिलती है उसे ऊपर, जो भेजी जाती है वो नीचे। अब देखें, अगर मैं कलेक्टिव बात करूं दो फिल्टर्स के हवाले से, ये हमने भेजी है और अल्टीमेटली हमें क्या मिली, ये मिली है। तो आप ख़ुद देखें हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, I2 जो कि मिली है, क्या भेजी थी, I0। ये रेशोज़ हैं। इसको हमारे पास I2 डिवाइडेड बाय I0, ये भेजी है, ये मिली है। जो मिली है उसे ऊपर रखें, जो भेजी थी वो इस तरह से। इसको अगर पीसेस में लिखना चाहें, मैं पहले फ़िल्टर की बात कर लूँ, तो पहले फ़िल्टर के करस्पॉन्डिंगली मिली कौन सी है, I1, भेजी कौन सी, I0। जो मिली है वो क्या है, I1, भेजी थी वो कौन सी है, I0। इसको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ। अब सेकंड फ़िल्टर को देखते हैं। सेकंड फ़िल्टर से पास होने के बाद जो मिली है, भेजी कौन सी है, I1 भेजी है। जो भेजी है वो I1 है, जो मिली है वो I2 है। पहले हमने क्या कहा था, I0 से I1 तक की बात की कि I0 भेजा, I1 मिला। जो मिला उसे ऊपर रखें, जो भेजा वो नीचे रखें। फिर मल्टीप्लाई करें किस तरह से, दूसरे फ़िल्टर की बात करते हैं। दूसरे फ़िल्टर में मिली कौन सी चीज़ है, I2, भेजी कौन सी है, I1। तो जो मिली है उसे ऊपर रखें, यानी I2 ऊपर रख दें और I1 नीचे रख दें। बेसिकली इस तरह से लिखने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको जैसे देखें ना, ये देखें I1 जो है, ये I1 से कैंसिल हो जाएगा, तो I2 डिवाइड बाय I0 वही वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये रेशो की शक्ल में मिल गई, जैसे मैंने यहाँ पर रेशो बनाना सिखाई। अब चलते हैं पहले फ़िल्टर की बात करते हैं। पहले फ़िल्टर के लिए हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो कितना है, 30 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास, जो मैं पहले फ़िल्टर के लिहाज से बात करूं, तो मिली कौन सी है, I1। मोलिस लॉ क्या कहता है, I इज़ इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। पहले फ़िल्टर के लिहाज से मिली कौन सी चीज़ है, I1। तो जो मिली होती है, जो लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखी है, ये I1 आ गई। भेजा क्या हमने, I0। उसके करस्पॉन्डिंगली एंगल कितना बन रहा था हमारे पास, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें हम क्या रेशो किस तरह से दें, I1 डिवाइडेड बाय I0 इज़ इक्वल्स टू cos 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ देखें आप, I1 डिवाइडेड बाय I0 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमें मिल गई कि cos 30 का स्क्वायर के इक्वल होगा। दूसरी बात करते जाएं कि यहाँ पर वही उसी तरह मोलिस लॉ को यूज़ करें और दूसरे फ़िल्टर की बात करें,
तो हमें पता है मॉडल्स लॉ में क्या कहते हैं, आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा। अब यहाँ देखें मिली कौन सी है हमें, I2, तो जो मिली है वो I2 है, भेजी क्या थी I1। ये रहा कॉस, और आप देखें एंगल कितना होगा, देखें कि ये एक्सिस है, ये वाला ट्रांसमिशन एक्सिस ये वाला है। तो पहले उसने 30 कवर किया, फिर उसके बाद 90 फर्दर गया, ठीक है, पहले 30 गया फिर फर्दर, और आप देखें कि 90 और आगे जाएगा, तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120। तो अब एंगल हमारे पास क्या होगा 120 का रोटेशन आया, तो एंगल अब कितना बनेगा, एक्सिस के साथ कितना बन जाएगा, हमें पता चल गया 120। तो हम क्या लिखेंगे, I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस अभी क्या करना है, इन दो जो आंसर्स आए हैं, रेशियोज आए हैं इंटेंसिटीज को यहाँ पुट कर देना। तो पहले के लिए क्या आया है, हमने पहले देखा है कॉस 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस 120 का स्क्वायर लिख लेंगे आप। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ये आपके पास जो है वो स्क्वायर निकालने के बाद का आंसर आ गया, ठीक हो गया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.1875। इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें हमारे पास आंसर आएगा 0.19। ये क्या चीज़ आई है, ये आया है I2 डिवाइडेड बाय I0 दैट इज़ इक्वल टू 0.19। ये कौन सी अल्टीमेटली जो आपको एंड पे मिलती है दो फिल्टर से गुजरने के बाद। तो हम इसको क्या लिखेंगे, I2 इज़ इक्वल्स टू 0.19, और ये हमारे पास क्या आएगा I0 आ जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है। यस, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।